गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू पाई केमिस्ट्री। आज हम करेंगे, अभी तक हमारा क्वांटम केमिस्ट्री के दो टॉपिक बचे हुए हैं, स्लेटर डिटर्मिनेंट एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद अब हम कौन सा टॉपिक नया स्टार्ट करें, केमिकल काइनेटिक्स या फिजिकल स्पेक्ट्रा। जैसे फिजिकल स्पेक्ट्रा में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, रोटेशनल रमन एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इनमें से जो भी आपको करना है, केमिकल काइनेटिक्स या फिर फिजिकल स्पेक्ट्रा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम वही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और आज हम करेंगे जो हमारे दिसंबर 2019 वाले एग्जाम में CSIR में जो क्वांटम केमिस्ट्री आई थी उसके सॉल्व्ड क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगी और आपको वो क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सिलेबस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने सारे लेक्चर ध्यान से देखे होंगे तो वो आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो एक बार आपको खुद ट्राई करना है, बाद में उसका सॉल्यूशन देखना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और कितने मार्क्स, मतलब आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, अप्रोक्स 5 या 6 क्वेश्चन है क्वांटम के 2019 में आए थे जो, तो आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए 5 और 6 में से, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, द हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल गिवन बाय दिस रिप्रेजेंट 2p, 3p, 3d एंड 4d। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर ध्यान से किए हैं तो आराम से हो जाएगा। तो एक बार वीडियो पॉज करके आंसर पे टिक करो, फिर हम देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो, हमें पता है कि हमने हाइड्रोजन एटम पढ़ा था, उसमें रेडियल पार्ट का फंक्शन पढ़ा था और एंगुलर पार्ट का पढ़ा था। तो जो रेडियल पार्ट होता है वो डिपेंड करता है क्वांटम नंबर n एंड n, और जो एंगुलर पार्ट होता है वो डिपेंड करता है ऑन l एंड m। ठीक है, तो क्या था, 2zr अपॉन na की पावर l e की पावर माइनस zr बाई na। ठीक है, और लीजेंड्री पॉलिनोमियल आता था, वो कांस्टेंट है। तो और एंगुलर पार्ट साइन, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी 2 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आता है तो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, साइन m थीटा कोस l माइनस m थीटा e की पावर माइनस आइटा m फाइव। ठीक है, सॉरी माइनस में आएगा प्लस आइटा m फाइव। तो देखो, ये m का मैग्नीट्यूड बताएगा और ये m की पूरी वैल्यू बताएगा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो, जो r की पावर होती है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम r की पावर होती है वो क्या बताता है, एजिम्यूथुअल क्वांटम नंबर, मतलब l की वैल्यू बता देता है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम r की वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो डायरेक्ट आ गया कि जो l होगा वो 2 होगा। ठीक है, अगर ये नहीं भी आता तुम्हें तो यू भी देख सकते हो। देखो एंगुलर पार्ट इसमें यही वाला है। ठीक है, इसमें कोस की पावर 2 है, तो कोस की पावर क्या होती है, l माइनस m, दैट इज इक्वल्स टू 2। ये 2 की वन है और e की पावर आइटा m फाइव है ही नहीं, तो मतलब m कितना है, यहाँ पे 0 है, तो l कितना हो जाएगा 2। मतलब हमारे पास l तो यहाँ से भी आ गया 2, यहाँ से भी l2 का मतलब d ऑर्बिटल। ठीक है, और अपने पास देखो रेडियल पार्ट में क्या है कि r 2zr अपॉन n a नोट, a नोट के साथ जो होता है वो n होता है, तो यहाँ पे a नोट के साथ क्या है 3। ठीक है, तो हमारे पास 3d हमारा आंसर हो जाएगा। और वैसे आगे भी देख सकते हो कि अगर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास रेडियल नोड कितनी का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड निकालने का n माइनस l माइनस 1, और एंगुलर नोड का l। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंगुलर नोड कितनी है, यहीं से पता चलेगी। तो हम क्या करें, एंगुलर पार्ट को 0 के इक्वल पुट कर दें। नोड कौन सी जगह होती है जहां पे वेव फंक्शन 0 हो जाए, तो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 और
cos थीटा इक्वल टू ±1/3, मतलब दो वैल्यूज आ जाएंगी अंडर द रूट। दो वैल्यूज आएंगी मतलब दो एंगुलर नोड है, मतलब L की वैल्यू तो हमारे पास 2 हो गई, ठीक है। और रेडियल नोड, यहाँ पे कितनी नोड है, रेडियल पार्ट को हमें 0 करना है। तो देखो रेडियल पार्ट यानी कि r², n तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, e⁻⁻r/3 नॉट। ये 0 कब हो सकता है ये फंक्शन, जब r की वैल्यू या तो 0 हो जाए तब 0 हो जाएगा, या फिर r की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तब हो जाएगा। लेकिन r0 और r इनफाइनाइट क्या है, ये तो बाउंड्री है, नोड नहीं है ये। तो इसका मतलब रेडियल नोड हमारे पास कितनी है, 0, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पुट कर दो, रेडियल नोड क्या होती है, n-l-1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास रेडियल नोड 0 आ गई, n की वैल्यू हमें निकालनी है और हमारे पास l कितना आया, 2 -1 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 3। मतलब हम ये क्वेश्चन नोड से भी कर सकते हैं और ऐसे कंपैरिजन करके भी कर सकते हैं, दोनों मेथड है और दोनों आने चाहिए। हो सकता है कोई क्वेश्चन सिर्फ नोड से होता हो, इससे होता ही ना हो, ठीक है। तो दोनों मेथड आने चाहिए। आई होप आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। वैसे ये क्वेश्चन 2 सेकंड में ही हो जाता, लेकिन हमने पूरा डिटेल सॉल्यूशन किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेटिकल पार्ट ऑफ द, ये जो क्वेश्चन है वो हमने रिसेंटली में ही इसकी थ्योरी की है, VBT MOT, तो आपको ये अच्छे से आता होगा। द स्पेटिकल पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द लिथियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल, ओनली बैलेंस पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज शोन। तो हमें ये देखना है कि कौन सा डोमिनेंट स्ट्रक्चर हो सकता है लिथियम हाइड्राइड का, ठीक है। उसी के हिसाब से ये देखना है कि इसमें R1 R2 क्या है, R1 है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, बात वही है, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड। जैसे लिथियम हाइड्राइड है, इसका वैलेंस पार्ट तो यही होगा, ठीक है, वैलेंस पार्ट ये बने, तो मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यही 2 वाले शो किए हुए हैं, R1 R2, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, समझ आ गया होगा आपको कि फर्स्ट लिथियम का 2s यूज होगा, हाइड्रोजन का 1s यूज होगा, ठीक है, ये यूज किया हुआ इन्होंने। अब ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो लिथियम पे है, सेकंड वाला हाइड्रोजन पे है, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो फर्स्ट वाला लिथियम पे, सेकंड वाला भी लिथियम पे दिखा दिया, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन इसमें क्या रखा है कि डोमिनेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो देखो लिथियम हाइड्राइड जो है ना वो हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, आयनिक नहीं है, पोलर है हाईली। तो अगर हाईली पोलर है तो डोमिनेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो मेनली हाइड्रोजन के पास होंगे, ठीक है, क्योंकि लिथियम काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसके कंपैरिजन में। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास हैं तो मतलब हमारे पास देखो इसमें फर्स्ट वाला लिथियम पे, सेकंड वाला हाइड्रोजन पे, ये होगा नहीं। अगर दोनों इक्वली शेयर्ड होते तो हमारा आंसर बी होता, है ना, क्योंकि हमने क्या कहा था कि VBT के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई बाद में एडिशन, फर्स्ट वाला फर्स्ट पे, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है बीच में, मल्टीप्लाई का मतलब मैंने बताया था और प्लस का भी बताया था, प्लस का मतलब होता है और मल्टीप्लाई का एंड, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट पे एंड सेकंड वाला सेकंड पे, या तो ये हो सकता है, और सेकंड वाला फर्स्ट पे और फर्स्ट वाला सेकंड पे, ये भी हो सकता है। लेकिन ये तो तब होता जब वो इक्वली शेयर्ड होते, अगर इक्वली शेयर्ड होते तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, बट यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के पास है, तो मतलब फर्स्ट वाला हाइड्रोजन पे, सेकंड वाला भी हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन दैट इज डीजनरेट विद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो हमने हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एनर्जी लेवल्स निकालने सीखे थे शॉर्टकट से, और वेव फंक्शन भी निकालने सीखे थे। तो इन्होंने एक वेव फंक्शन गिवन है, ये गिवन है, और हमें इसमें चेक करना है कि इस गिवन वाले के साथ डीजनरेट कौन सा है वेव फंक्शन। तो
तो ये डीजेनरेट वाले हैं। तो अब ये कैसे चेक करें? तो देखो, जब हम बेंजीन के वेव फंक्शंस ड्रॉ करते हैं तो देखो क्या होता है कि फर्स्ट एक्साइट जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें 0 नोड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 1 नोड, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 2, ऐसे थर्ड में 3 यू मिलती है। ठीक है, तो अगर हम यू देखें कि इसमें नंबर ऑफ नोड कितनी है, तो डीजेनरेट वाले में भी उतनी ही नंबर ऑफ नोड मिलेगी। तो हम नंबर ऑफ नोड के बेस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इसको हम अगर हम स्केलेटल बनाते हैं बेंजीन का, तो इसमें देखो हम नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। देखो फर्स्ट वाला इसमें है ही नहीं, सेकंड वाले में देखो नोड में क्या होता है, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं यूं तो एक नोड है, या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं तो नोड है। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट तो है ही नहीं, सेकंड वाले में काय के आगे क्या लगा रखा है, पॉजिटिव साइन, तो हमने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। थर्ड वाले में पॉजिटिव, फिफ्थ में नेगेटिव, सिक्स्थ में भी नेगेटिव। तो देखो इसमें कितने चेंजेस हुए, अगर हम प्लस से माइनस में जाए या फिर यू में जाए तो एक चेंज हुआ, मतलब एक नोड होगी हमारे पास ये, यहां से यहां जाएंगे तो कोई चेंज नहीं है, यहां से यहां जाएंगे तो ये नोड, यहां से यहां जाएंगे तो कोई चेंज नहीं है, मतलब 2 नोड है। जो हमारे पास गिवन वेव फंक्शन है इसमें नंबर ऑफ नोड कितनी है, 2। तो डीजेनरेट वेव फंक्शन में भी मस्ट हैव 2 नोड्स। ठीक है, तो ऐसे ही चेक कर सकते हो आप, या तो देखो अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो यूं देखो, कई बार गलती से हो भी जाते हैं कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव 0 नोड, पॉजिटिव से नेगेटिव 1 नोड, फिर यहाँ पे भी 0, नेगेटिव से नेगेटिव है, यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे कितनी नोड मिली, 2 नोड। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, लेकिन ये हमारा चेक करने का तरीका गलत है, क्योंकि बेंजीन में तो 1 और 6 भी तो आपस में कनेक्टेड है, तो 1 और 6 को भी चेक करना पड़ेगा। मतलब अगर हम बेंजीन बना के देखेंगे तो बाई चांस हमारा यहाँ पे सही आया है, नहीं तो देखो बेंजीन में अगर हम देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला भी पॉजिटिव, थर्ड वाला नेगेटिव, फोर्थ नेगेटिव, फिफ्थ नेगेटिव, सिक्स्थ पॉजिटिव। तो हमें 1 और 6 को भी चेक करना होता है बेंजीन में, क्योंकि साइक्लिक है। ठीक है, तो यहाँ पे तो चेंज हुआ नहीं, इसलिए आंसर 2 करेक्ट हो गया, लेकिन बाय चांस चेंज हो जाए तो हमें यूं करके चेक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने चेंज हुए, 1, ये नो चेंज 2, तो हमारे पास इसमें 2 नोड है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। और बाकी भी चेक कर सकते हैं, ये हमने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन चेक करो, तो देखो 1 पे है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6, 2 पे पॉजिटिव, 3 पे नेगेटिव, 5 पे पॉजिटिव, 6 पे नेगेटिव, तो क्या हुआ होगा, कितने नोड्स आए, देखो यहां से यहां गए, नो चेंज, 1 नोड, ये 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, 4 है। ठीक है, इसमें भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो थर्ड ऑप्शन में, 1 2 3 4 5 6, 1 पे पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो कितनी नोड्स आई, 1, नो चेंज, 2 3 4, इसमें भी 4 नोड्स है। ठीक है, तो ये भी हो नहीं सकता। नेक्स्ट वाले में फोर्थ ऑप्शन में चेक करें, तो 1 2 3 4 5 6, वैसे तो आपको ये पता चल जाए कि हमें 1 और 6 को भी चेक करना है, तो डायरेक्ट ही कर सकते हो। देखो फर्स्ट और 1 चेंज, 2 चेंज, 3 4 5, और 1 और 6 को भी चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो 6, तो इसका मतलब यहाँ पे नोड्स कितनी आ गई, 6, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपका ये क्वेश्चन भी ठीक होगा, और आपको लिखना है कमेंट में पक्का कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लीनियर वेरिएशन मेथड
यूजिंग टू ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शंस। ठीक है, ऑर्थोगोनल फंक्शन लिए हैं। द टू रूट ऑब्टेन्ड आर एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन 1, और गिवन क्या है कि एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर लेस देन एप्सिलॉन 1। द करेक्ट रिलेशन ऑफ दीज with exact ground and the first excited state energy E0 and E1। देखो हमने ट्रायल वेव ये लीनियर वेरिएशन मेथड पढ़ा था, तो लीनियर वेरिएशन मेथड में हम ट्रायल वेव फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो उस ट्रायल वेव फंक्शन की जो एनर्जी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है एग्जैक्ट एनर्जी से। पता है आपको ये? ठीक है, मतलब ट्रायल वेव फंक्शन की एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर होगी और इक्वल होगी एग्जैक्ट एनर्जी से। तो यहाँ पे हमें ट्रायल वाली एनर्जी कितनी दिया हुआ है? एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन 1। देखो, और यहाँ पे क्या गिवन है कि एप्सिलॉन नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन 1। इसका मतलब क्या है कि एप्सिलॉन नॉट ग्राउंड स्टेट की है, एप्सिलॉन 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। तो देखो हमारे पास ये है ट्रायल वाली एनर्जी, और एग्जैक्ट एनर्जी हमें क्या दी है? E0 एंड E1। तो अब हमने पढ़ा ये कि देखो हम ना इस सेम स्टेट्स वाली एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट को E0 से, इसको इससे। ऐसा नहीं है कि हमें इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं पता और इन दोनों का भी नहीं पता। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये ट्रायल वाली एनर्जी है, ये हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू E0, और एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू E1। ये कौन से ऑप्शन में? हमारे लास्ट ऑप्शन में। तो हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। कई बार हमें इक्वल टू नहीं भी देते, अगर ऑप्शन में कहीं भी इक्वल टू नहीं है, अगर ये दे रखा होता तो भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर ये दोनों गिवन है, एक तो ये वाला और इक्वल टू वाला, तो हम इक्वल टू और ग्रेटर देन वाला ही करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये ठीक हुआ होगा, आपने पॉज करके वीडियो किया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन विच इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ द इंडिकेटेड ऑपरेटर इज। तो हमें आइगन फंक्शन बताना है कि कौन सा है इनमें से। ये हमें ऑपरेटर गिवन है, ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, नोट पूछता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप निकाल के देखो। अब हम करते हैं। तो देखो आइगन फंक्शन कौन सा होता है कि हम कोई ऑपरेटर है, वो हमने किसी फंक्शन पे लगाया तो हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और फंक्शन एज इट इज मिल जाए। तो ये फंक्शन एज इट इज मिल जाए तो इसको बोलते हैं हम आइगन फंक्शन, और इस कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं आइगन वैल्यू। यही होती है। तो और ये इक्वेशन कौन सी होगी? आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो अब हमें यही चेक करना है। देखो ये ऑपरेटर है, ये फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इजी वाले ऑप्शन देख लेते हैं। चेक तो हमें सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हम पहले चेक करते हैं। तो देखो थर्ड ऑप्शन को उठाएं अगर हम, तो हमें ये वाला ऑपरेटर अप्लाई करना है ऑन द फंक्शन cos पाई x बाय 4। तो क्या होगा? बस डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे cos का माइनस साइन होगा, और इसका करेंगे तो पाई बाय 4 माइनस साइन पाई x बाय 4। ये है फर्स्ट। अभी तो हमने एक बार किया है, एक बार दोबारा से करना है। तो इसको करोगे तो पाई बाय 4 अगेन आ जाएगा, और साइन का क्या होता है? cos पाई x बाय 4। तो देखो ये तो हमें कांस्टेंट टर्म मिली और ये फंक्शन हमें एज इट इज मिल गया। तो इसका मतलब ये आइगन फंक्शन है। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई कांस्टेंट नहीं मिलना चाहिए अगर हमें। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। तो e की पावर 4 आइटा x है। तो हमें पता है जब हम e की पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वही सेम आ जाता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर e की पावर 4 आइटा x। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एज इट इज। अब इस 4 आइटा x का करोगे तो 4 आइटा। ठीक है, ये तो d एक बार किया, एक बार और करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अगेन, तो क्या होगा? दोबारा से वही 4 आइटा e की पावर 4 आइटा x। तो ये अगेन कांस्टेंट और ये फंक्शन हमें एज इट इज मिल गया।
तो इसका मतलब ये भी आइगन फंक्शन है, ये भी आइगन वैल्यू है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो क्योंकि उसने पूछा नॉट एन आइगन फंक्शन। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन 2 और 1 एक जैसे ही है, बस इसमें प्लस है इसमें माइनस है। तो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, d² बाई dx² प्लस x², और फंक्शन यहाँ पे गिवन है e की पावर माइनस x² बाई 2। तो अब इसका ये ऑपरेटर है, इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम, d² बाई dx² ऑन e की पावर माइनस x² बाई 2 प्लस x² e की पावर माइनस x² बाई 2। ये तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, तो यहीं से देख के कुछ समझ सकते हैं कि ये कोई कांस्टेंट नहीं है कुछ। ठीक है, कुछ कांस्टेंट होता तो हम कहते कि हो सकता है आइगन फंक्शन हो, लेकिन ये तो x² कुछ ऐड हो रहा है वेरिएबल, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो। वैसे तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से हमें आइडिया मिल गया। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि ये दोनों तो एक जैसे ही है, इसमें भी x² है, नहीं तो हम इस ऑप्शन को कर लेते ठीक, लेकिन इसमें भी है, इसमें माइनस है, तो हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन एक बार इसको सॉल्व करो। इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस x² बाई 2, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2x बाई 2। ठीक है, ये तो हमने एक बार किया, प्लस ये एज इट इज। इसका अगेन 2 से तो 2 कैंसिल, ठीक है, तो हमारे पास माइनस हम कॉमन ले लेते हैं एक बार बाहर। इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही माइनस 2x बाई 2 e की पावर माइनस x² बाई 2। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला एज इट इज चलेगा, x² e की पावर माइनस x² बाई 2। तो ये क्या हो गया, माइनस अंदर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, x² e की पावर माइनस x² बाई 2, ये माइनस में e की पावर माइनस x² बाई 2, ये पॉजिटिव x² e की पावर माइनस x² बाई 2। इसमें से e की पावर ये ऐड हो जाएंगे 2x²। ठीक है, एक बार e की पावर माइनस x² बाई 2 कॉमन ले लें, -1 e की पावर माइनस x² बाई 2। तो देखो यहाँ पे हमें ये कांस्टेंट नहीं मिला, फंक्शन तो मिल गया लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन आइगन फंक्शन। अगर यही वाला केस हम इसमें लेके चलते सेम आता, बट यहाँ पे माइनस में होता, ये पूरी टर्म माइनस में चलती, आगे सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाते, सिर्फ ये बीच वाली टर्म मिलती, और इसके आगे कांस्टेंट है, तो ये मतलब ये तो आइगन फंक्शन है, लेकिन सेकंड वाला नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीजेनरेसी ऑफ द स्टेट हैविंग एनर्जी 27h² upon 8 ml² for a particle in 3D cubic box of length L is। डीजेनरेसी बतानी है, बिल्कुल इजी है, वीडियो पॉज करो और ऑप्शन कर चूज करो और हम करते हैं। देखो द डीजेनरेसी ऑफ द स्टेट, अच्छा हमें पता है जो बॉक्स होता है उसकी एनर्जी क्या होती है 3D बॉक्स की, nx² प्लस ny² प्लस nz² x² अपॉन 8 ml², और इन्होंने एनर्जी कितनी गिवन है, इसको कंपेयर कर लेते हैं हम 27h² अपॉन 8 ml²। ये कैंसिल h² अपॉन 8 ml², मतलब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, nx² प्लस ny² प्लस nz² इक्वल टू 27। अब हमें चूज करना है कि nx, ny, nz की वैल्यू क्या हो सकती है कि आंसर 27 आए। तो हमें पता है जो n होता है बॉक्स में वो 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी इसमें। तो यहाँ पे अब हम कैसे थोड़ा सा आइडिया लें, तो जो हमें नंबर गिवन है उसके पास का, बिल्कुल पास का स्क्वायर देखो, कंप्लीट स्क्वायर हो जो 25 है ना,
25 किसका है? 5 का। तो एक तो अगर हम 5 ले लें, 25 ये हो गया, 26 27, मतलब 5 1 और 1, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? एक बार 5 1 1 1 5 1 और 1 1 5, 3 डिवीजन में से तो ये होगी। अब क्या और भी कोई वैल्यू है? तो 4 अगर हम ले, देखो इससे छोटी वाली वैल्यूज ही लेनी होती है, तो 5 चेक कर लिया हमने। अब 4 का स्क्वायर 16, वो भी नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर 3 का लें, 9 9 9 27 हो जाएगा। तो मतलब एक और डिवीजन बेसिस है हमारे पास 3 3 3, ठीक है। तो हमारे पास ये तो सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हमारे पास टोटल डिवीजन बेसिस कितनी आ गई? 4, हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। तो देखो इनको ना बोलते हैं हम एक्सीडेंटल डिजनरेसी। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि एक्सीडेंटल डिजनरेसी बताओ, तो कौन कौन सी एक्सीडेंटल डिजनरेसी? ये दोनों भी हैं। एक्सीडेंटल डिजनरेसी का मतलब होता है जिसमें कोई भी क्वांटम नंबर, मतलब nx ny और nz सेम ना हो। तो इनमें कोई भी नंबर सेम नहीं है, इनमें तो सेम ही है, तो ये एक्सीडेंटल डिजनरेसी नहीं है एक दूसरे की। ये दोनों भी हैं, ये भी है और ये भी है, तो इसमें एक्सीडेंटल डिजनरेसी कितनी है? 3, ठीक है। तो ये हमारे आज वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा और साथ में कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, क्योंकि आपको पहले खुद करने हैं ट्राई, वो कमेंट बॉक्स में पक्का लिखें, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट क्वांटम सीरीज चलती रहेगी, बस 2 ही लेक्चर रह गए हैं। फिर हमें आगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, केमिकल काइनेटिक्स या फिर फिजिकल स्पेक्ट्रा, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, थैंक यू।